वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 19 अप्रैल 2021 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सब ने अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा। आज हमारे टेबल के ऊपर है न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़, ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, एजुकेशन पर्टिकुलरली बच्चों के बारे में, स्कूल एजुकेशन कैसे डिसरप्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, और मॉनसून के साथ जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इट्स अबाउट योर इकोनॉमी एज वेल, इजंट इट। लास्ट डिस्कशन जो हमारी थी सैटरडे को, तो मैंने आपको समझाया था कि वाई मॉनसून इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। देन वी हैव सम एमसीक्यूज। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ लेकर आया है कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के फीचर्स, डेमो वीडियोस, सब्जेक्ट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही विजिट करें studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। लेक्चर की PDF के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। न्यूज़ से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए जो ऑक्सीजन होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसके सप्लाई के ऊपर एक बैन लगा दिया है। अब ऑक्सीजन जो है उसका इस्तेमाल जो है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ऑफ कोर्स कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि हम कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है, जो लड़ाई है, उसको लड़ें। DRDO भी कोरोना वायरस की इस महासंग्राम में जुड़ चुका है। DRDO टू ऑपरेशनलाइज इट्स डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली टुडे। रेलवे ने यह कहा है कि 3 लाख आइसोलेशन बेड्स की कैपेसिटी रेलवे तैयार करेगा और ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स जो हैं उसको भी चलाएगा। 6th फेज़ का जो कैंपेनिंग है वेस्ट बंगाल में, उसका अंत आ चुका है। कोविड-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए इफ़को ने यह तय किया है कि इफ़को जो है ये एक ऑक्सीजन प्लांट गुजरात में सेटअप करेगा और फ्री में हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने यह कहा है कि रेमडेसिविर जो दवाई है ये मेडिकल एडवाइस के ऊपर ही आपको लेनी है, ऐसे ही आप रेमडेसिविर जो है उसको ले नहीं सकते। यू शुड नॉट टेक इट। पीयूष गोयल ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये 24/7 दैट इज़ राउंड द क्लॉक काम कर रही है ताकि हम कोविड को मैनेज कर सकें। टूरिज़्म और कल्चरल मिनिस्ट्री ने पहली बार एक ऑनलाइन एग्जीबिशन किया है रामायणा का, तो आप इसको इस वेबसाइट के ऊपर से देख सकते हैं। और कल भारत ने सेलिब्रेट किया टूरिज़्म डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 जो है वो सेलिब्रेट किया गया। और वेबिनार जो रखी गई थी उसकी थीम थी इंडियाज़ हेरिटेज पावरिंग टूरिज़्म। हमारे देश में कितने सारे पुराने मंदिर हैं, कितनी सारी ऐसी जगहें हैं, और ये जो हमारी धरोहर हैं उसको संभालना आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन को हम इसको बेस्ट कंडीशन में दें, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फ्यू न्यूज़ आइटम्स। रेलवे ने 4000 जितनी ट्रेन कोचेस जो हैं उनको कोविड केयर कम आइसोलेशन फैसिलिटी में तब्दील किया है। ग्लोबल कोविड-19 डेथ टोल क्रॉसेस 3 मिलियन। जब से कोविड की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक 30 लाख लोगों की मृत्यु जो है ये कोविड की वजह से हुई है। सीरिया जो है 26 मई को 2021 में ऑफकोर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, और ब्लैक सी जो हैं वहाँ पर रशिया जो है वो अपनी वॉरशिप का प्रेजेंस जो है वो बढ़ा रहा है। तो रशिया वर्सेस यूके एक वॉर लाइक रशिया वर्सेस यूक्रेन एक वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, और यूके ने यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने ये तय किया है कि मई 2021 में ये यूनाइटेड किंगडम जो हैं वो ब्लैक सी जो है वहाँ पर अपनी कुछ वॉरशिप्स भेजेगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वॉर लाइक सिचुएशन किसके बीच में है? यूक्रेन और रशिया के बीच में, और यूनाइटेड किंगडम जो है वो कुछ वॉरशिप्स ब्लैक सी में भेजने वाला है यूक्रेन की मदद के लिए। ऑफ कोर्स पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक लंबे टाइम के बाद चाइना और USA किसी एक चीज़ के ऊपर एग्री हुए हैं, एंड दैट इज़ क्लाइमेट क्राइसिस। दुनिया के सबसे 2 बड़े कार्बन पॉल्यूटर्स जो हैं USA और चाइना ने यह तय किया है कि क्लाइमेट क्राइसिस को वो जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे।
और दोनों देशों ने अपना कमिटमेंट एक्सप्रेस किया है। ये डिसीजन तब लिया गया जब कुछ मीटिंग्स हुई थी। क्लाइमेट चेंज एनवॉय जो हैं चाइना के शाई सेन हुआ और यूएसए के काउंटर पार्ट जॉन केरी के बीच में शंघाई में ऐसी मीटिंग हुई थी। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो एक पीस क्लोज होता है ना। व्हाट इज़ पीस क्लोज? मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंडिया इन्वोक्स पीस क्लोज अगेन एज राइस सब्सिडीज एक्सीड 10% कैप। देखिए, WHO के तहत ऐसा रूल है कि आप जो अपना सपोर्ट है एग्रीकल्चर के लिए जो सपोर्ट देते हैं, सब्सिडीज़ देते हैं, वो आप 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो लेट्स से 100 रुपये के चावल आपने उगाए हैं तो इसमें 10 रुपये से ज़्यादा सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। तो भारत ने WTO को ये इन्फॉर्म किया है कि हमने 2019-20 में जो राइस प्रोडक्शन किया उसकी कीमत है $46.07 बिलियन, और जो सब्सिडी हमने प्रोवाइड की है दैट इज 6.31 बिलियन, यानी कि ये 13% है, 13.7% टू बी प्रिसाइज। तो 10% की परमिट से ज़्यादा है। तो भारत ने क्या किया, क्योंकि 10% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो भारत ने एक पीस क्लोज है ना। अब ये जो पीस क्लोज है ये डेवलपिंग देशों को एक प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर आपकी सब्सिडी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं होगी, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली जाएगी। और इसके पीछे रीज़न जो भारत ने दिया है वो ये है कि भारत में बहुत सारे लोग जो हैं, देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कोई स्टेपल फूड कंज्यूम किया जाता है तो वो है चावल। और हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन कार्ड की दुकान से लोग रीज़नेबल रेट पर ये राशन कलेक्ट करते हैं। तो सरकार गरीब लोगों को सपोर्ट करने के लिए, इसके अलावा हमारे यहाँ पर फूड सिक्योरिटी एक्ट हैं, तो ये चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए लोगों को खाना पीना सरकार को प्रोवाइड करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की। तो इसकी वजह से हमें चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है और इसकी वजह से थोड़ी ये जो 10% की लिमिट है उसको हम फॉलो नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा हो गया है। तो पीस क्लोज जो है उसको इन्वोक करना, यानी कि हमने कहा कि यस हमारी सब्सिडी ज़्यादा हो गई है बट वी वुड लाइक टू इन्वोक पीस क्लोज। 2018-19 में भारत पहला ऐसा देश था जिसने इसको इन्वोक किया था। अब दूसरी बार ये किया है हमने। USA, EU, कनाडा, ब्राज़ील, जापान, पैराग्वे, ये सारे देश जो हैं उन्होंने भारत की सब्सिडी के ऊपर प्रश्न उठाया है और भारत ने यही आंसर दिया है कि हमें गरीब लोगों की मदद करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड दिस सब्सिडी, ये सपोर्ट। और भारत ने यह भी एश्योरिटी दी है कि हम ये चावल जो है उसको एक्सपोर्ट नहीं करते, ये हमारे देश के लोगों के कंजम्पशन के लिए, उनके खाने पीने के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं और फिर वर्ल्ड मार्केट में ये सारे चावल को हम बेच रहे हैं। तो आपके ट्रेड, आपके प्रोडक्शन के ऊपर इसकी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगी। अब बात करते हैं ओपिनियन और एडिटोरियल्स के बारे में। इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वी ऑल नो मैनी थिंग्स अबाउट क्लाइमेट चेंज। पिछले कुछ दिनों से हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन की है। अब हम जिस प्रकार से, जो इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स ने जिस प्रकार से रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया है, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब हम जिस प्रकार से इनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हमने इतनी क्वांटिटी में इनका इस्तेमाल करने की शुरुआत की है कि इसका जो रिप्लेनिशमेंट है, वो हमने रिप्लेनिशमेंट की जो साइकिल है उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। आई गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल, जिससे फिर आप यही चीज़ को दूसरी आइटम्स के साथ जोड़ सकते हैं। लेट्स से पानी की बात करें, ग्राउंड वाटर, राइट। ये बिल्डिंग्स हैं, ये हमारे घर, ऑफिसेज एक्सेट्रा, और ये ग्राउंड है। और ये ग्राउंड वाटर जो हैं, तो अब हम बड़े बड़े जो सबमर्सिबल पंप्स जो हैं इनके माध्यम से ये ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये ग्राउंड वाटर जो है ये बारिश और अलग अलग रीजंस की वजह से ये रिप्लेनिश यानी कि रिफ़्रेश हो जाता है। आपने एक साल में 100 लीटर पानी निकाला और फिर बारिश हुई और फिर से 100 लीटर पानी जो है वो ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो रिचार्ज हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हम इसको रिप्लेनिश होने दे रहे हैं। लेकिन अगर बारिश के टाइम पर, बारिश की सीज़न से 100 लीटर पानी ऐड होता है और हम
लेट्स से कि हमने 100 लीटर पानी, नेचुरली कितना पानी ऐड होता है इस एग्जांपल में 100 लीटर्स, और हम 110 लीटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर भी हम, नेक्स्ट ईयर एडिशन होगा 100 लीटर का, हम यूज़ करेंगे 110। तो धीरे धीरे ये ग्राउंड वाटर, लेट्स से इसमें 100 लीटर ऑलरेडी वाटर है, तो हम धीरे धीरे करके, या फिर 1000 लीटर है लेट्स से, तो आप हर साल 10 लीटर एक्स्ट्रा, जितना ऐड हो रहा है उससे 10 लीटर ज़्यादा पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक वक्त आएगा जब आपको यहाँ पर 500 या फिर धीरे धीरे 400, 300, 200 ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि स्टॉक जो है वो ख़त्म होने लगेगा। तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल इस बात के ऊपर फोकस कर रहा है कि भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनको एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है कि हम जो भी चीज़ करें वो सस्टेनेबल हो, राइट। एक सस्टेनेबल ग्रोथ को सेंटर स्टेज पे रख के हम चीज़ों को डेवलप करें। इसको लेकर एक चीज़ है जिसको कहते हैं ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज़ ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट? ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स रिफर टू कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स which mandate that contracting parties cut down greenhouse gas emissions at different stages of delivery of goods or services, including design, manufacturing, transportation, operations, waste disposal, as applicable to the industry. ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए कि दो कंपनीज हैं ए और बी, वो एक दूसरे के साथ बिजनेस करने वाली हैं, तो उन दोनों के बीच में एक ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें ये बातें होगी कि अगर लेट्स से ए जो है वो बी को कोई सामान सप्लाई कर रहा है, तो जो व्हीकल का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो एक सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर चलने वाला व्हीकल होना चाहिए। फिर जो भी सामान वो पैक कर रहे हैं, तो आप प्लास्टिक में पैक ना करें, उसका क्या कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करें। आपकी फैक्ट्री जो है वहाँ पर अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ना हो। आपके इनफैक्ट जो फैक्ट्री में टॉयलेट्स हैं उनके अंदर भी आप रिसाइकल्ड वाटर का इस्तेमाल करें, फ्रेश वाटर का इस्तेमाल ना करें। तो ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग बिजनेसेस या फिर अलग अलग इंडस्ट्री में प्लस एंड माइनस कुछ चीज़ें हर जगह पर देखने को मिलेगी। जैसे कि पानी की बात जो मैंने आपको बताई, तो यू कैन अप्लाई दैट थिंग इन एवरी इंडस्ट्री। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप हर एक इंडस्ट्री के ऊपर लगा नहीं सकते। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना सस्टेनेबल बिजनेस करना, उतना एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, फाइनेंशियली नहीं, एनवायरमेंटली। ऑफ कोर्स फाइनेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बिजनेस, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो जितना हो सके उतना आप ग्रीन स्टेप्स उठाइए। तो दैट्स व्हाट ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑल अबाउट। तो ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको चाहिए ग्रीन टेंडर। कि ग्रीन टेंडर यानी कि जब आप अपना टेंडर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है, तो आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि अलग अलग कॉम्पिटिटर्स जो हैं उस जो टेंडर होता है वो भरते हैं, वो फिलअप करते हैं, वो एस्टिमेटेड प्राइस बताते हैं कि हम ये प्रोडक्ट आपको 2 रुपये में दे पाएंगे। कोई कहेगा कि वी कैन गिव यू फॉर 1.1 रुपीज़ एंड 90 पैसा, कोई कहेगा 2 रुपीज़ 10 पैसा, एक्सेट्रा। और उसमें से जो बेस्ट होगा, ज़रूरी नहीं है कि प्राइस सबसे कम उसको ही मिलेगा, प्राइस के साथ क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें। और वही जो ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट फॉलो कर सके, ग्रीन टेंडर की कंडीशंस को फुलफ़िल कर सके, उनको ग्रीन क्वालिफिकेशन मिलना चाहिए। दूसरी जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कि ये जो ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट तो आपने बना लिया, लेट्स से कि अगर सरकार कोई रूल लेकर आती है कि अब हर किसी कंपनी को ये ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट जो है उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा, तो इससे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। आप दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो दैट्स नॉट इनफ, इट शुड बी बाइंडिंग। कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन किया तो फिर आप ऑब्लाइज हो जाएंगे, यू हैव टू फॉलो इट। अगर आपने फॉलो नहीं किया, मीन्स वंस यू साइन दिस ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी, इट विल बी एनफोर्सेबल। कि सरकार जो है, उनकी एजेंसीज जो हैं वो ऑडिट कर पाएगी, देख पाएगी कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स और सारी चीज़ें की। और सिर्फ सरकार नहीं, जो पार्टी ए और बी है, तो बी ए के ऊपर, ए बी के ऊपर चेकिंग कर सकते हैं कि आपने ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर आप इनको एक ऑब्लिगेटरी नहीं बनाएंगे, आप इनको एनफोर्सेबल नहीं बनाएंगे, तो फिर होगा ये कि ऑन पेपर कंपनीज जो हैं वो ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगी, सरकार को बता देगी कि हम सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो कुछ अलग होगी। तो वी डोंट वांट टू सी दैट, वी जेन्युइनली वांट टू सी कि वो
ये कंपनीज जो हैं ये ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स को सिर्फ पेपर के ऊपर नहीं, रियलिटी में भी इम्प्लीमेंट करें। ऑफ कोर्स एक चीज़ है कि जो नॉर्मल ब्राउन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव हो गए, इनका थोड़ा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। बट ये कॉस्ट आज का कॉस्ट बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में जो कॉस्ट है ये ब्राउन कॉन्ट्रैक्ट का बढ़ेगा, इज़न्ट इट? क्योंकि इसका जो डैमेज होगा, फिर डैमेज को रिपेयर करने के लिए आपको जो पैसे खर्च करने पड़ेंगे सरकार को, दुनिया को, तो ये ज़्यादा होंगे कंपेयर टू कि आज अगर आप ग्रीन स्टेप्स उठाएं। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक नई बात सामने आई है, ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा पॉइंट है जो आप अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि क्या स्टेप्स भारत को उठाने चाहिए, तो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते वक्त आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं कि जो इंडियन कॉरपोरेशंस हैं उनके बीच में एक एनफोर्सिएबल ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स भी होना चाहिए, राइट, समथिंग लाइक दैट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी ए सुपर गवर्नमेंट। ना ये आर्टिकल जो है ये लिखा है पीडीटी आचार्य ने। पीडीटी आचार्य कौन है? वो लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल लिखा गया है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेगा इफ़ यू वांट टू रीड द आर्टिकल। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग जो है, ईसीआई जो है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये इलेक्शंस को सुपरिंटेंड करती है, डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है, और उनकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ओके, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है इनका नाम है, लेट मी शो इट टू यू, राइट, आई एम श्योर अब आप देख सकते हैं क्लियरली। ये जो इलेक्शन कमिश्नर थे इनका नाम है टी.एन. शशान। टी.एन. शशान साहब जो हैं वो एक बहुत ही बड़ा नाम है हमारे देश में एज फार एज इलेक्शन कमिश्नर्स की जब भी बात आती है तो टी.एन. शशान जो है वो एक गेम चेंजर रहे हैं। गेम चेंजर इसलिए क्योंकि इन्होंने इलेक्शंस को डिले करवाया, कैंसिल करवाया, राइट। उन्होंने जो रियल पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उसको रियलाइज़ करवाया। तब तक उनके आने से पहले ऐसा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें यानी कि इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, ये सारी चीज़ें कर रहा था। लेकिन कई जगहों पर क्या हो रहा था, बूथ कैप्चरिंग, रिग इलेक्शन को रिग कर लेना। तो ये सारी चीज़ें, ये उनकी जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और कुछ उनके कैंडिडेट्स की ऐसी जो दादागिरी थी, वो सारी दादागिरी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कोशिश करते थे कि वो ना करें, लेकिन उसके ऊपर इतना कोई ख़ास कंट्रोल नहीं था। लेकिन टी.एन. शशान साहब के आने के बाद उन्होंने कुछ इलेक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया, कैंसिल करवाया, कुछ इलेक्शंस को डिले करवाया। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तब उन्होंने ये एक उन्होंने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल 324 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पावर है। और ये पावर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैं वो उनको जो ठीक लगता है इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए कुछ बदलाव जो हैं, चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। कुछ इतने हिडन पावर्स आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करता है। तो इन्होंने यही पावर्स का इस्तेमाल किया और बहुत सारी पार्टीज़ को, बहुत सारे कैंडिडेट्स को उन्होंने उनके अंदर उन्होंने डिसिप्लिन को ऐड किया। अब एक केस भी चला था सुप्रीम कोर्ट में, मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 324 contains plenary powers to ensure free and fair elections, and this are vested in ECI, which can take all necessary steps to achieve this constitutional object. Constitutional object क्या है? Constitutional duty है कि free and fair election हो, और ये ECI को करवाना है। और ये free and fair election अगर वो करवाना चाहते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ चेंजेस करने हैं या फिर कुछ स्टेप्स उठाने हैं, तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो उठा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 324 जो हैं ये उनको, ECI को ये पावर देता है। तो इसके बाद शशान साहब के हाथ जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो गए और उन्होंने और ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला।
फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आई एम श्योर आप जानते होंगे, आचार संहिता जिसको कहते हैं, कि एक बार डेट अनाउंस हो जाती है उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टी, सरकार जो है वो नहीं कर सकती हैं। अब ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसकी शुरुआत हुई 1960 में। ये केरला की सरकार जो है, वहाँ पर एक असेंबली इलेक्शन होने वाली थी, तो केरला की सरकार ने ये प्रिपेयर किया कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और फाइनली 1991 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्टली इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने की, इनको एनफोर्स करने की जो एक कोशिश है वो लगातार की है, और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड भी हो गई। एक ऐसा वक्त भी आया जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यह कहा कि ये जो आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, तो इस एक्ट जो है, इस एक्ट के तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ऐड किया जाए, ताकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है या फिर कोई कैंडिडेट है उसके बाहर निकले या फिर उसको ब्रीच करे तो फिर उसके ऊपर एक एक्शन, लीगल एक्शन ली जा सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात के ऊपर एग्री नहीं किया। ईसीआई ने कहा कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में ऐड नहीं करवाना है, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो होगा ये कि फिर सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट तक जाएगी, और जब कोर्ट तक चीज़ें जाएगी तो पूरा इलेक्शन जो है वो डिले हो जाएगा। तो आई थिंक ये डिसीजन जो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इट्स अ राइट डिसीजन। दूसरी जो बात यहाँ पर है, आप देखिए, ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब देखिए कि आर्टिकल का नाम क्या है, द ईसीआई कैनॉट बी ए सुपर गवर्नमेंट। ईसीआई को ताकतवर हमें रखना है, लेकिन इतना भी ताकतवर नहीं रखना है कि फिर ईसीआई जो है वो अपने आप में एक सरकार बन जाए। When the code is legally not enforceable, how can the ECI resort to punitive actions such as withdrawal of recognition? अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं, यहाँ पर आपने देखा कि ये लीगल नहीं है, राइट? लीगल इन द सेंस कि ये, इसका कोई कानून पास नहीं हुआ है। ये तो केरला गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, और बाद में फिर इसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, देखिए ये कोड ऑफ कंडक्ट है, नाम सही पता है, इट्स ए सॉर्ट ऑफ मॉडल, एक आइडियल सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, आइडियल कोड कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो ये क्योंकि एक मॉडल कोड ही है, तो ये मॉडल कोड के तहत क्या ईसीआई जो है वो एक्शन ले सकता है? दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी चीज़, द कोड डज नॉट से व्हाट द ईसीआई कैन डू। इस कोड में ये नहीं लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, इसमें यही लिखा है कि ये गाइडलाइंस है, कैंडिडेट्स का बिहेवियर, पॉलिटिकल पार्टीज और सरकार को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनका बिहेवियर किस प्रकार का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कुछ एक्शंस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर लेता है। और फिर से अगर ये बात आएगी तो फिर आर्टिकल 324 की ही बात आएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही कहेगा कि आर्टिकल 324 के तहत अगर हमें इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे तो फिर हम उठाएंगे, बिकॉज वी हैव आर्टिकल 324। दूसरा जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि सीनियर ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। जिस राज्य में इलेक्शंस होते हैं तो कमिश्नर को यहाँ से वहाँ, फिर सुपरिटेंडेंट, एसपीज़ का ट्रांसफ़र होता है, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र जो है वो उस टाइम पर किया जाता है। अब ये मानकर चलना कि ये लोग जो हैं, ये जो पावर में बैठे हुए कुछ ऑफिसर्स हैं, सभी के सभी ऑफिसर्स रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते हैं या फिर उनके प्रति एक झुकाव है उनका, ये मान लेना भी गलत होगा। दूसरी चीज़ कि लोगों का विश्वास भी जो है वो फिर कम हो जाता है कि भाई इलेक्शन के टाइम पर इनको इसलिए ट्रांसफ़र किया जाता है क्योंकि ये सारे लोग जो हैं वो सरकार के साथ मिले हुए हैं। रियलिटी ऐसे नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि इसका मतलब यह नहीं है कि कोई है ही नहीं, हाँ कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो उनके साथ सरकार रूलिंग पार्टी के प्रति एक झुकाव भी दिखाते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि वो पूरे इलेक्शन के रिजल्ट्स को चेंज कर दें। और दूसरी एक चीज़ कि राज्य के अंदर आपने डिस्ट्रिक्ट एक्स में से एक ऑफिसर को हटाकर आपने उनको डिस्ट्रिक्ट वाई में डाल दिया, वाई वाले ऑफिसर को आपने जेड में डाल दिया, जेड वाले को आपने एक्स में डाल दिया, तो इसमें कोई इतना बड़ा ख़ास, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सारे लोग इसी बॉक्स यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज़ रहेंगे, इज़ इट? तो आपने यहाँ भेजा वहाँ भेजा, अगर यही बात है कि सभी ऑफिसर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं, तो फिर आप उनको एक्स वाई जेड किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डालिए, गवर्नमेंट तो उनके साथ ही है या फिर वो गवर्नमेंट के साथ है, तो क्या इसका कोई रिज़ल्ट होगा?
दूसरी चीज़ ये भी है कि एक व्यक्ति जिसने 1-1.5 साल किसी एरिया में काम किया है, वो उस एरिया को समझने लगा है, उसके लोगों को समझने लगा है, ये सारी चीज़ें, और ऑल ऑफ द सडन फिर आप उनको हटाकर दूसरी जगह पर रख देंगे, तो हो ये सकता है कि वो अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो उस गलत चीज़ को उतना जल्दी समझ ना पाए, या फिर उन जो पुरानी वहाँ की कुछ सिस्टम है उसके उसके प्रति उतना अवेयर ना हो, क्योंकि अभी अभी उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो टाइम लगेगा उसको सेटल होने में, इज़न्ट इट। तो ये भी चीज़ें हैं, इलेक्शन कमीशन को सोचनी चाहिए। अब केरला की बात करें तो केरला में लगभग 1 साल से, जब से ये पैंडेमिक की शुरुआत हुई, तब से सरकार जो है वो ऐसे फ्री किट्स प्रोवाइड कर रही है जिसमें खाने पीने की और ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया कि ये जो इलेक्शन हुए अभी केरला में, तो उसको ध्यान में रखते हुए केरला में ये किट को बंद करवा दिया कि यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट दिस किट्स। तो इसकी वजह से गरीब लोगों के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट हुई। और जस्टिस SM फजल अली ने एक केस जो था AC जोस वर्सेस सिवान पिल्लई 1984 का केस था, और इस केस में ये कहा है कि ये जो इस प्रकार की जो डायरेक्शंस हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो सरकार लोगों को प्रोवाइड करती है, राइट, जिसको हम फ्री बीज कहते हैं, तो ये फ्री बीज प्रोवाइड करती है, तो ये लोगों को मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये चीज़ों को बंद करवा दें, भले ही वो लैपटॉप हों, टॉयज़ हों, कितनी सारी चीज़ें अलग अलग पार्टीज़ जो हैं वो ऑफ़र करती हैं, कोई साइकिल तो कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप तो कोई टैबलेट, कोई खाने पीने की चीज़ें। तो ये अगर सरकार लोगों को दे रही है, राइट, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसमें सरकार को रोकना नहीं चाहिए। तो पावर्स जो हैं इलेक्शन के, कुछ चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सॉर्ट आउट खुद करनी पड़ेगी, या फिर सरकार को सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपने आप में एक सरकार ना बन जाए। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं ये क्लियरली ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। जैसे कि ये फ्री किट्स, अगर गरीब लोगों को सरकार ये खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, तो इलेक्शन के टाइम पर उन लोगों की सिचुएशन क्या होगी, जस्ट इमेजिन। मूविंग ऑन, स्टूडेंट्स इंटरप्टेड, ये एक ईजी टू अंडरस्टैंड आर्टिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हमारे जो 12th और 10th के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी एग्ज़ामिनेशन जो है वो पोस्टपोन की गई है। 10th की एग्ज़ामिनेशन CBSE ने कैंसिल कर दी है, और बाकी के बहुत सारे राज्यों में 1 से लेकर 9th और 11th स्टैंडर्ड की जो एग्ज़ाम्स है उसको कैंसिल कर दिया गया है, और मास पास कर दिया जाएगा, यानी कि विदाउट एग्ज़ाम दे विल बी दिस स्टूडेंट्स विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल। तो ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 ऑफ कोर्स। तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो बच्चों के एजुकेशन के ऊपर डेफिनेटली होगी, राइट। लगभग 1-1.5 साल हो गया। अच्छी बात है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं घर पर बैठकर भी। जो मदर्स हैं, फादर्स हैं, वो या दादा दादी, नाना नानी एक्सेट्रा, उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन्स चल रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, जूम और दूसरे ऐप के ऊपर से। तो दिस आर गुड थिंग्स, राइट, कि बच्चे एटलीस्ट पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ने अपना रेजिलियंस दिखाया है, और ये CBSE ने डिसीजन लिया है, लेकिन आज भी बहुत सारे राज्यों ने ये डिसीजन नहीं लिया है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी या फिर नहीं होगी। तो डिजिटल डिवाइड का भी इश्यू है हमारे देश में, राइट। हर एक के पास डिजिटल गैजेट्स नहीं हैं, तो इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ होती है बच्चों को पढ़ाई में। अगर 2 बच्चे हैं और एक ही लैपटॉप है घर में, तो एक ही टाइम पर वो दोनों बच्चे जो हैं वो पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये भी एक इश्यू है जिसके ऊपर सरकार का फोकस होना चाहिए। और अब वक्त आ चुका है कि हम वी गिव आवर बेस्ट कि हम कोविड को कंट्रोल करने, वरना फिर यही चीज़ जो है चलती जाएगी, तो फिर ये जो हमारा बेस है, बच्चे जो हैं दे आर आवर बेस, इजंट इट, दे आर लाइक पिलर्स। अगर ये उनका वीक रहेगा एजुकेशन, तो फिर आगे की पढ़ाई जो है वो उतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल इज़ गुड, इसकी ब्रीफ मैंने आपको प्रोवाइड की थी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है कि इस साल बारिश जो है, ये मानसून सीज़न जो है, इट्स गोइंग टू बी नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि 4 महीने जो हैं, जून से लेकर सितंबर, जून एंट्री का महीना है मानसून का, सितंबर एग्जिट का है, और बाकी के जो हैं जुलाई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जुलाई और अगस्त जो है उसमें ज़्यादा बारिश होती है, और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये 4 महीनों में जो 88 सेंटीमीटर हैं, तो या तो 96% या फिर 104%। 88 सेंटीमीटर
से ज़्यादा या फिर थोड़ा कम इतनी बारिश हो सकती है, इसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये 1988 सेंटीमीटर जो है ये हमारा LPA है। 1961 से 2010 ये 50 सालों की एक एवरेज निकाली है कि कितनी बारिश होती है हमारे देश में। ये सारी चीज़ें हमने सैटरडे को डिस्कस की थी, तो आई एम गोइंग टू बी लिटिल बिट फास्ट हियर। अब IMD जो है पिछले 20 सालों से 2 स्टेज मॉनसून फोरकास्ट करता है। एक अप्रैल में, जैसे कि ये फोरकास्ट आया तो ऐसा एक अप्रैल में आता है, और उसके बाद लेट में या फिर अर्ली जून को एक फोरकास्ट दिया जाता है। और फिर अलग अलग रीजन के भी दिए जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सदर्न पेनिनसुला एक्सेट्रा। नंबर्स आर ऑल्सो गिवन फॉर जुलाई एंड अगस्त, क्योंकि जुलाई एंड अगस्त जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों महीने जो हैं इसमें 2/3 जितनी सबसे ज़्यादा बारिश जो है, लगभग 66% की बारिश जो है वो इस टाइम पर होती हैं। ये 4 महीनों की जो 66% बारिश है वो इन 2 महीनों में होती है। और एक मॉनसून कोर जोन भी है। मॉनसून कोर जोन का मतलब है कि जो हमारा रेन फेड एग्रीकल्चर रीजन है, हमारे देश में 60% जितनी जो ज़मीन है रेन फेड एग्रीकल्चर लैंड है, तो इन एरियाज़ में ये जहाँ जहाँ पर हैं ये ज़मीनें, बड़े बड़े जो सर्कल्स हैं, तो मॉनसून कोर जोन इनको कहा जाता है। तो इनका भी एक फोरकास्ट दिया जाता है। इसके अलावा एक डायनामिकल मॉडल के ऊपर पहले एक ट्रेडिशनल मॉडल यूज़ किया जाता था, डायनामिकल मॉडल। ये डायनामिकल मॉडल अच्छा इसलिए है क्योंकि आज की जो वेदर पैटर्न्स में बदलाव है उनको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशंस जो हैं, फोरकास्ट जो हैं वो किए जाते हैं। एक चीज़ है अल नीनियो, आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। ये बहुत कॉमन टॉपिक है। पिछले 10-15 सालों से हर साल आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता है। हमारी चैनल के ऊपर भी इसके साथ जुड़े हुए काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। इट्स अबाउट इक्वेटोरियल जो बेल्ट है पैसिफिक रीजन का, पैसिफिक ओशियन का, तो वहाँ पर टेम्परेचर प्लस एंड माइनस होने की वजह से अल नीनियो या फिर ला नीनिया या फिर एक न्यूट्रल सिचुएशन होती है। तो इस साल सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक में न्यूट्रल सरफेस टेम्परेचर है, तो बारिश जो है वो अच्छी होगी। अच्छी यानी कि नॉर्मल होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम नहीं होगी, न्यूट्रल रहेगी, नॉर्मल रहेगी। इंडियन ओशियन डायपोल जो है, अब ये क्या है इंडियन ओशियन डायपोल? ये देखिए, दिस इज़ इंडियन ओशियन हियर। तो जब गर्म पानी यहाँ पर ज़्यादा होता है, यहाँ पर पानी ठंडा हो जाता है, राइट। ये डायपोल यानी कि ऐसे पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे पानी चलता रहता है, या फिर थोड़े टाइम पर पानी गर्म यहाँ आ जाता है, थोड़े टाइम पर यहाँ आ जाता है सरफेस वाटर। तो जब यहाँ गर्म पानी होता है तो यहाँ पर और इस रीजन में बहुत बारिश होती है, और यहाँ पर ड्राउट लाइक सिचुएशन होती है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव फेज, जब गर्म पानी अफ्रीका के पास होता है और ये वाला रीजन जो है यहाँ पर ठंडा पानी होता है। और जब इंडोनेशिया और यहाँ पर गर्म पानी होता है और यहाँ पर ठंडा पानी होता है, तो ये पूरे बेल्ट में एक ड्राउट लाइक सिचुएशन, सूखा होता है और यहाँ पर हैवी बारिश होती है। तो इंडियन ओशियन डायपोल जो है वो भी अब लगभग न्यूट्रल जैसा ही रहेगा, राइट। तो इसकी वजह से बारिश जो है वो नॉर्मल रहेगी यहाँ पर। और खेतीबाड़ी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बारिश हमारी खेतीबाड़ी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आज आपका पहला दिन है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सैटरडे जो 17 अप्रैल का जो लेक्चर है उसको एक बार देखिएगा, और उसके बाद इस आर्टिकल को देखिएगा जो अभी हमने डिस्कशन की। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस आर्टिकल, इजंट इट। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, यू नो इट वेरी वेल कि अगर वो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस नहीं किए होते तो आज का ये आर्टिकल मीन्स ऊपर ऊपर से होता, सरफेस लेवल पर। लेकिन लास्ट सैटरडे की और इन आज की इन्फॉर्मेशन को अगर हम मिक्स करें तो वी कैन अंडरस्टैंड कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इजंट इट। जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चंस को प्लीज़ PDF को डाउनलोड करने के बाद आराम से देख लीजिएगा, उसके बाद यू कैन पास योर आंसर्स। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।